साहब ने 2015 में, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस वक्त का डॉन अखबार अगर पढ़ें 4 जून 2015 का, उसमें ISI ने एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने 6,856 यानी कि तकरीबन 7,000 फ़ोन टैप किए गए मई के महीने में, एक महीने में। ये डॉन अखबार आप निकाल लें, 4 जून 2015 का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही खबर आपको उसमें भी मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फ़ोन टैपिंग इलीगल कौन से इदारे करते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उनके पास मीन्स हैं, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक़ है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़ मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज़ में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज़, हुकूमती इश्यूज़ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहे हैं ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स आए हैं साजिश के तहत हुकूमत में। तो अब वो सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हैं। असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं, IMF में फंस गए हैं। IMF ने एक नई कंडीशन उनको दे दी है, हमें तो नहीं दी थी, कि आप अपने कानून ठीक करें करप्शन वाले। वो तो सारी अपनी करप्शन माफ़ कर बैठे, 1100 बिलियन रुपए की नैब के कवानीन बदल के। अब उनको वक्ता पड़ गया है, IMF कह रही है पहले आप अकाउंटेबिलिटी करो करप्शन की। तो इनके पास कोई जगह नहीं रह गई भागने की। मैं अभी भी अपील करती हूँ, जिनको पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान को इस टेल स्पिन में क्यों भेज रहे हैं, मईशत को सियासी बुरहान क्यों बढ़ा रहे हैं? इलेक्शन की डेट दें ताकि कौम अपने नुमाइंदे चूज़ करे और फिर वो पॉलिसीज़ जो बननी है वो बने, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहूँगी, मरियम नवाज़ हर रोज़ कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं, कभी IMF की बात करती हैं। मेरा सवाल है, क्या ये हुकूमत या हैंडलर्स उसको सीक्रेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक्सेस उसी वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का आता है जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत करते हैं। तो मरियम नवाज़ को जो कि कॉन्विक्ट है, याद रखें कॉन्विक्ट है, बेल पे कन्विक्टेड है, उसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये भी खिलाफ वर्दी है आइन की भी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी। तो ये सवालात बहुत से उठे हैं जो हम आज पूछना चाहते हैं न्यूट्रल से और इस प्राइम मिनिस्टर और इसकी जो क्रुक्स की हुकूमत है इनसे, क्योंकि ये समझते हैं
कि उनको क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें, और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। अब आप लोगों को नहीं फ़ोन आते, कई जर्नलिस्ट मिनिस्टर्स को फ़ोन करके या उनके पीएसओस को ओपिनियन देते हैं कि मुझे कई आते थे जी ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन हो गई, आप इसको इस तरह करें, कोशिश करें, कुछ करें। इसमें क्या सियासी बात है? कोई सियासी बात नहीं है। तो इस वास्ते कंटेंट इररेलेवेंट है जो भी था उस ऑडियो का। असल इशू है वायर टैपिंग, जो इलीगल है, गैर आईनी है और वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। अगर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है, और ये सारी वायर टैपिंग याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान उस वक्त हो रही है, ये बाद में नहीं किसी प्राइवेट सिटीजन की हो रही, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टैपिंग हो रही है, जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होती है, आम शहरी के पास नहीं होती। तो ये, और इनमें अमेरिका ने कितनी मदद की इसमें, ये भी आपको सोचना चाहिए। जो अमेरिकन एम्बेसी ऊपर से ऊपर चढ़ती गई है हमारे डिप्लोमेटिक एरिया में, उधर भी किसी के नज़र होनी चाहिए। हमसे पहले ये उन्होंने इजाज़त सीडीए ने दी थी, उस पर भी बहुत से खदशात हैं, और ये कंस्पिरेसी जो है ये पूरी अब अनवेल होती जा रही है। किसने क्या रोल प्ले किया, सबके रोल वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले दिनों में और आते जाएंगे। और एक और बात मैं फाइनल कह दूं, फिर फवाद अपनी बात करेंगे, कि ये जो क्या कहते हैं, क्यों ये किया जा रहा है। एक तो क्योंकि हालात मुल्क के बहुत बुरे हो गए, 3 महीने में आपकी रिज़र्व्स आधी हो गई हैं, आपकी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ना IMF आ रहे हैं, ना कोई और आपको इमदाद देने के लिए तैयार है। सबको पता चल गया कि कौम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है। अब क्या देखें, गेम प्लान क्या था। पहले जो हटाना चाह रहे थे इमरान खान को, उनके अपने मफादात थे, अमेरिका के अपने थे, क्योंकि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। पहले उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया रजीम चेंज की साजिश में, और उनको क्या प्रॉमिस किया कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। आप कहते हैं इसराइल को हम तस्लीम कर लें, हम इसराइल को करेंगे, हिंदुस्तान से हम ट्रेड कर लें, हम हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे, हम आपको अमेरिकन बेसिस भी दे देंगे पाकिस्तान में। अब क्या तमाशा शुरू होने वाला है, मैं आपको अभी वार्न कर रही हूँ, कई जर्नलिस्ट ने इस पर लिखा भी है कि मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ, कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज़म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को, अमेरिका की साजिश को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। लेकिन कौम नहीं भूलेगी। ये अगर स्काउंड्रल्स क्या कहते पेट्रियटिज़म की तरफ जाएंगे, कोई नहीं वो ख़रीदेगा। और हम वार्न कर रहे हैं कि ऐसी गेम्स जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, ये डेंजरस है। इस राह पे ना चलें जो चलना चाह रहे हैं, इससे तबाही मुल्क की होगी, और तबाही के अलावा मुल्क पूरा सिक्योरिटी। देखें, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, इस किस्म की खेलें आप नहीं कर सकते, ब्रिंकमैनशिप आप नहीं कर सकते। तो इससे खुदारा आप मत इस तरफ जाएं। पहले आपने मुल्क को डुबोया है अमेरिका की साजिश के साथ, अब आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ये ख़तरनाक है। हमारी फ़ौज को सबसे ज़्यादा इसका ख़तरा होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लोग शहीद होंगे। और किस लिए? अपनी एक करप्ट हुकूमत बचाने के लिए और साजिश बचाने के लिए। हाँ ठीक, शुक्रिया जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अच्छा आगे कर लो, ठीक है। पहली बात तो ये जी कि अभी आज जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान का वो लोड शेडिंग है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब ये ऐलान हो गया है कि ईद के ऊपर भी लोड शेडिंग होगी। जब ये हुकूमत बदली थी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया था वो ये था कि 20 प्लांट्स बंद हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। उसके बाद हमाद अज़हर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि उन 20 प्लांट्स के नाम बता दें जो बंद हैं। वो लिस्ट आज तक नहीं आई। आज
हुकूमत ने यह तस्लीम कर लिया है कि जो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से लोड शेडिंग है वो ये है कि इम्पोर्टेड फ्यूल मंगाने के पैसे नहीं हैं इनके पास, चूँकि सारे प्लांट्स जो हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगे हुए हैं, इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा लोड शेडिंग है और ये लोड शेडिंग बढ़ती जाएगी। और इसके ऊपर जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान बहुत तशवीश का शिकार है और हम भी बहुत तशवीश का शिकार हैं। और यूँ नहीं मुझे लगता नहीं है कि इस हुकूमत के पास कोई भी सलूशन है कि इस सूरत हाल से वो कैसे नबरदाज़मा होंगे, कैसे निकलेंगे। और ये जो क्राइसिस है हमारा लोड शेडिंग का, ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, ये इसलिए बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। अब हुकूमत के पास IMF का प्रोग्राम लेने के लिए आप ये देखिए, अवाम के ऊपर जब टैक्स लगने थे इन्होंने IMF की सारी शराइत मान ली। तेल जो है वो आपके सामने इन्होंने 250 रुपया लीटर पे पहुंचा दिया, टैक्सेस लगा दिए, सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी, तमाम IMF की शराइत फौरी तौर के ऊपर मान ली गई जहाँ जहाँ पे अवाम पे टैक्स लगना था। इसके बावजूद IMF का पैकेज नहीं मिल रहा। IMF का पैकेज क्यों नहीं मिल रहा? IMF का पैकेज इसलिए नहीं मिल रहा कि IMF कह रहा है कि जो एंटी करप्शन कवानीन जो आपने बिल्कुल तब्दील कर दिए हैं, उसके नतीजे में IMF रिलक्टेंट है पैसे देने के लिए। और सिर्फ एक ही मामला है जिसके ऊपर हमारी हुकूमत ने एक दलेराना स्टैंड लिया है, और वो ये है कि आप करप्शन के कवानीन बनाने का हमें नहीं कहेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए इस हुकूमत का और इसकी जो टीम है उसकी ज़हनी हैसियत क्या होगी और हालत क्या होगी कि जब अवाम के ऊपर टैक्स लगाने की बारी आई, इस हुकूमत ने एक लम्हा नहीं लगाया। लेकिन उसी हुकूमत को जब IMF ने कहा कि आप एंटी करप्शन कवानीन बनाएं, उस हुकूमत ने स्टैंड लिया हुआ है कि हम ये कवानीन नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? 1100 अरब रुपया, एक तरफ हमारे पास ख़जाने में पैसा नहीं है, हमारे पास ये पैसा भी नहीं है कि हम बाहर से फ्यूल मंगवा सकें बिजली बनाने के लिए। दूसरी तरफ 1100 अरब रुपया नैब के कवानीन में तब्दीली करके हुकूमत ने अपने आप को NRO2 दे दिया है। दो बड़े ख़ानदान जो शरीफ फैमिली है और जरदारी फैमिली है वो इस NRO2 से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जैसे वो NRO1 से मुस्तफ़ीद हुए थे। आपको याद ही है कि किस तरह से सरे महल जो था, जो आसफ़ ज़रदारी साहब की मलकियत था, उसको पहले कहा गया कि हमारा है ही नहीं। फिर जब बरतानवी हुकूमत ने उसको बेच के उसके पैसे पाकिस्तान को मिलने थे, ज़रदारी साहब ने वहाँ पे जाके क्लेम कर लिया कि नहीं वो तो हमारा है। इसी तरह से आप वो लॉकेट का केस, इसी तरह से जो आपको जनेवा के जो केसेस थे वो NRO1 का हिस्सा थे। अब सबसे बड़ा ये 5000 करोड़ का केस जो फेक अकाउंट्स का केस है ओमनी ग्रुप का, और जिसमें जरदारी साहब मेन पार्टनर हैं, अब उनको ये NRO दिया गया है इस NRO2 के ज़मीन में। इसलिए इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि जो करप्शन है वो आपको, आपके मुल्क को गरीब करती है। वो करप्शन जो है वो आपके मुल्क को हिला के रख देती है। और ये हुकूमत ने आने के फ़ौरन बाद, बाकी तो छोटी मोटी करप्शन होगी, पटवारियों की हो गई है, किसी की हो गई है, वो चंद लाख रुपए की, चंद करोड़ की होगी। अरबहा रुपए की जो करप्शन है जिसके ऊपर मोनोपली है एक शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की, वो असल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। अब इसके लिए एक तरफ हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ आप IMF से एंटी करप्शन लॉ लाने को तैयार नहीं है, तीसरी तरफ आप पाकिस्तान की जो सनत है उसका आपने गला घोट दिया है। सो आपकी क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसका कोई हल इस हुकूमत के पास नहीं है। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ, कल कुछ जो है गुफ्तगू हुई, ज़्यादातर बात जो है वो तो डॉक्टर मज़ारी ने कर दी है फ़ोन टैपिंग के ऊपर। फ़ोन टैपिंग के ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसला दे चुकी है, हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है एक्चुअली इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कन्वीनियंटली जो फ़ोन टैप जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो रिलीज़ किए जा रहे हैं और कोई उसके ऊपर जो है वो चेक नहीं है। फिर हो ये रहा है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर टेम्पर किया जाता है, एक जगह से आवाज़ को लिया जाता है, दूसरी जगह जोड़ा जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जोड़ा जाता है। फोरेंसिक नहीं है, डिग्निटी ऑफ जो ह्यूमन जो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 9 में
लाइफ के साथ रखी गई है, यानी जितनी ज़िंदगी अहम है उतनी ही डिग्निटी अहम है, उसकी जो है वो वायलेशन हो रही है, उसके ऊपर जो है वो कोई हमारी परवाह जो है वो नहीं चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मसलन कल भी आपने देखा इल्ज़ामात लगाए गए, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ़रा जो हैं उनके ऊपर, जो फ़रा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? सवाल ये है, आप रोज़ाना मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जब से आप आए हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं बना पा रहे? आप मुकदमा बनाएं और रेड वारंट जारी करें ताकि वो अपना आके जवाब दें। फिर कल एक और इल्ज़ाम जिसमें 2 लोग अरेस्ट भी किए गए, वो कहा गया कि जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे जो फ़रा एहसन जमील गुजर और फ़रा गुजर जो हैं उनको उन्होंने एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत ज़्यादा थी और वो उन्होंने कम कीमत के ऊपर लिया। वहाँ पे 75 लाख रुपया एकड़ सरकारी कीमत है और उसको बाद में कई लोगों ने प्राइवेटली जो है वो बेचा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल नून लीग ने ये इल्ज़ाम लगाए और आज हमें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों को दे भी दूँगा, जिसमें अयाज सादिक साहब को भी उसी जगह के ऊपर 2 प्लॉट्स मिले। यानी जितने प्लॉट्स फ़रा को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। अब ये देखने की बात है, तहकीकात की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और देखने की बात है कि क्या अयाज सादिक साहब भी पार्टनर हैं इस सारे मामलात में और करप्शन में, और क्या अयाज सादिक और एहसन सलीम गुज्जर आपस में पार्टनर हैं। और फिर ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि चौधरी इकबाल साहब जो हैं वो PMLN के जैसा कि आपको मालूम है कि MPA हैं जो कि एहसन सलीम गुज्जर के वालिद हैं। तो क्या देखना पड़ेगा कि क्या अयाज सादिक और ये सब लोग आपस में पार्टनरशिप में चल रहे हैं या क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आप रोज़ आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उठ के चले जाएँ, उसके बाद ना आप कोई उसकी एविडेंस है, ना आप उसके सामने कभी कुछ ला पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो आखिर आप इसको क्या एक सिर्फ लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने कहा, इमरान खान के ऊपर, चूँकि जो भी इमरान खान को जानता है, और इमरान खान को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ये तय करने के लिए कि उनको पैसों की हवस, अगर इस लीडरशिप में, पाकिस्तान की लीडरशिप में कोई आदमी इस वक्त पैसों की हवस से आ रही है, जो पैसों के लालच में नहीं है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की जो इस वक्त जो इज़्ज़त है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान की सलामती है, उसका अगर कोई इस्तारा है पाकिस्तान में तो इमरान खान है। फिर कल PMLN के ही जो तर्जुमान मीडिया ग्रुप है, जंग जियो ग्रुप, उन्होंने इस चीज़ को भी उठाया। रात को ख्वाजा आसफ़ ने ट्वीट की कि PTI ने डोनाल्ड डू के साथ हमने जाके कोई माफ़ी की है या वो बात की है। परसों इमरान खान जब लाखों के मजमे के सामने अपना पॉलिसी बयान दे रहा था, तो उस वक़्त आप क्या बहरे हुए थे? उस वक़्त आपने अपने कानों में क्या रुई दे ली थी कि आपको समझ नहीं आई कि इमरान खान क्या बात कर रहा है? अगर आपको अमेरिका के मुतालिक हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट का इल्म नहीं है तो हम दोहराए देते हैं। हम अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, रशिया, चाइना के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉक का मुल्क हो, या इवन रशिया या चाइना हो, वो हमें बताएं कि हमारे मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप ताल्लुकात रखते हैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर। इस तरह नहीं है कि अगर आप ये समझें कि अगर आपको किसी ने नेशनल डे के ऊपर बुलाया भी नहीं और आप ज़बरदस्ती फ़ोन करके वहाँ चले जाएं और फिर सफ़ीर के मुंह में ज़बरदस्ती केक ठूसना शुरू कर दें। इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। इस तरह से मुल्क की डिग्निटी जो है वो नहीं चला करती, और ना ही मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए कि वो सऊदी अरब जाए और वहाँ पे कहे कि आप समझते होंगे कि मैं मांगने आ गया हूँ, लेकिन देखें हमारी मजबूरी है, मैं मांगे बगैर क्या करूँ। इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म पूरे मुल्क को आप अपने जो लीडर मुंतखब करते हैं वो आप इसलिए मुंतखब करते हैं कि वो आपकी की इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगे, इसलिए मुंतखब नहीं किए जाते कि वो आपके कद में इतना कमी कर दें कि आपकी इज़्ज़त ही ना रहे। आज जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिसकी तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ख़िलाफ़ हैं नून लीग के,
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसलिए ख़िलाफ़ हैं, उनको एहसास होता है कि कितनी उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है जब शहबाज शरीफ जैसा आदमी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, कितनी उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है जब नवाज़ शरीफ और मरियम जैसे लोग, जरदारी जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद पंजाब के आज जो स्टेटमेंट आई है एक अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी कि फ़ौज ने कहा है कि वो इलेक्शनों से और हर जगह पे आर्मी चीफ़ ने ये हदायत जारी की हैं, ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि एक सही जानब एक कदम है और हम देखेंगे कि इसके ऊपर अमल भी पूरा होना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर जो सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है कि अभी कौमी असम्बली में कुछ तकरीरें हुई, उनमें अगर आपने तकरीरें देखी हों तो MKM के दोस्तों ने और फिर जो BAP के दोस्तों ने और फिर एक इंडिपेंडेंट जो मेंबर हैं उन्होंने खुल के कहा कि उनकी स्कीमें जो थीं वो PSDP में नहीं आ रही थी और फिर उन्हें फ़ौज से फ़ोन करवाने पड़े। ऐसा नहीं वो सवाल निशान जो है वो रहेगा। और आखिर में मैं एक अभी अब 2 मिनट में आपके और लूँगा जो पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर। पंजाब के इलेक्शंस में मैं आज हमने इलेक्शन सेल की मीटिंग कॉल की है, इमरान खान उसको चेयर कर रहे हैं। कुछ बड़े हैरत अंगेज़ स्टैटिक्स जो हैं जो शुमारियात हैं वो हमारे सामने आए हैं। उनमें जो 2 हलके हैं, एक हलका 167 है लाहौर का, उसका हमने जायज़ा लिया तो पता चला कि 61% वोटर उस हलके में बढ़ गया, 61% वोटर उस हलके में बढ़ गया पिछले इलेक्शनों से। इसी तरीके से जो शेखुपुरा का हलका है वहाँ पे 26,000 वोट नया वहाँ पे बन गया है और 8,000 वोट वहाँ से निकाल दिया गया है। इसी तरीके से बाकी हलकों के जो इस वक्त एनालिसिस हैं वो जारी हैं और हम एक पूरा एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मसलन हमारे जो मुजफ्फरगढ़ के कैंडिडेट हैं मुअज़्ज़म जतोई, उन इसी तरह से यासर जतोई, इसके साथ महर शराफत, इन लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे मुकदमों में डाल के हरासा किया जा रहा है। अगर PTI का कोई यूनियन काउंसिल लेवल का कोई आदमी जो PTI में शमूलियत का ऐलान करता है उसको डकैती के पर्चे में डाल दिया जाता है। अगर कोई आदमी ऐलान करता है उसको असले के पर्चे में डाल दिया जाता है। सो जो हरेसमेंट जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी ली थी हमजा शहबाज से, अभी तक हमजा शहबाज का लीगल स्टेटस भी नहीं पता, हमें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर कल लिखा है, मैंने उस ऑर्डर में बड़ा तलाश किया है पता चले कि हमजा शरीफ किस कानून के तहत वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन नहीं किया। अभी तक कन्फ्यूजन है कि वो किस कानून के तहत, क्योंकि अगर पहला इलेक्शन जो था जिसके नतीजे में वो वज़ीर आला बने, अगर वो कालदम है तो फिर वो वज़ीर आला कैसे हैं? और कंप्रोमाइज़ अगर हो गया है तो फिर वो नोटिफिकेशन कैंसिल करके नया नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें वो वज़ीर आला होंगे। लेकिन बहरहाल ये एक अलहदा बहस है जो सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है, या कोई जब आएगा मामला उस वक्त हम इसको देखेंगे, क्योंकि अभी तक उनका लीगल स्टेटस ही क्लियर नहीं है। और अगर वो रिलीफ पैकेजेस या इस तरह की चीज़ें देंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी वायलेशन होगी और कानून की भी वायलेशन होगी। तो इसी तरीके से जो इस वक्त पुलिस का और जो डिप्टी कमिश्नर्स का बहिमाना इस्तेमाल है इन इंतखाबात में वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल वेव है, इतनी बड़ी पॉपुलर वेव है तहरीक इंसाफ के हक़ में कि आप देखेंगे कि ये इलेक्शंस में इंशाअल्लाह सबसे पहले जो है वो PTI होगी, दूसरे नंबर के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार होंगे और तीसरे नंबर के ऊपर PMLN होगी। आप देखिएगा ये नताइज कैसे आते हैं। अच्छा फवाद साहब ये बताइए, आसिफ ने कहा है कि उनके पास ये सबूत हैं डोनाल्ड ट्रम्प से जो रब्ता हुआ है, क्या तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकी रब्ता नहीं हुआ? और सेकंड चीज़, आपके दौरे हुकूमत में भी ऑडियो लीक्स होती रही हैं, उस वक्त ये आप लोग उन ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है वो तनकीद भी किया करते थे जिसकी लीक होती थी ऑडियो, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर मौजूद नहीं था। अच्छा, मैं आपका पहले जवाब दे दूँ। पहली बात तो यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि ख्वाजा आसफ साहब जो हैं 70-72 साल की उम्र में जो हादसा उनके साथ हुआ है, जिस तरह उनका इश्क नाकाम हुआ, उसके बाद से वो साइकोलॉजिकली एक ट्रॉमा में है और इसलिए वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं जिसका ना सर है ना पैर है। और अगर उनके पास सबूत है तो वो उनको चाहिए था कि सबूत रिलीज़ कर देते,
और अगर किसी ने रब्ता किया है बता देते हमें कि किसने रब्ता किया है, कैसे रब्ता किया और हमारी परमिशन से रब्ता किया। असल बात तो ये है ना कि जो पीटीआई को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम में से किसी ने रब्ता किया है बता दें, हाँ उसके मुताबिक चले जाते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, सॉरी एक बात और कह दूं, डोनाल्ड लू के बारे में तो इमरान खान ने CNN पे भी कहा था कि इसको तो हटाना चाहिए उसके ओहदे से। तो कोई अगर ख्वाजा आसिफ में ज़रा सी अकल होती और वो शर्म और हया के वेंटिलेटर पे ना होते इस वक्त, बेशर्मी। तो बेशर्मी के वेंटिलेटर पे ना होते तो इस वक्त वो कम से कम सुन तो लेते कि खान ने कहा क्या है डोनाल्ड लू के बारे में। हमने तो कहा अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने साजिश की है। तो मतलब ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा ना कौम मानती है और बेमानी है और सरासर झूठ है, लेकिन ये लोग तो झूठ के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। असल मसला तो ये है, और ख्वाजा आसिफ का तो ख़ास तौर पे है, और दूसरा जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाता है उसको भी झूठ का बहुत सख्त बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहबा, कल इसी जगह बैठ के जो है शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उनका कहना था कि नून लीग के लीडरों के खून जो है वो डाटा सामने ले आए तो पिटाएंगे, और उनके खून पोर्नोग्राफी से भरे हुए हैं। तो ये फिर पीटीआई के पास नून लीग के लीडरों का डाटा कहाँ से आया? उन्होंने कहा कि सास भी कभी बहू थी। तो ये आपने किस तरह हासिल किया और इस पे आप पे फिर कौन सा कानून लगेगा? और फवाद साहब, मैंने तकरीबन 2 माह पहले आपसे सवाल पूछा था फराह खान के हवाले से, तो आपने कहा था हमारे 2 करोड़ वोटर्स हैं, कोई होगी मैं तो नहीं जानता। आज आप उसी फराह खान को डिफेंड कर रहे हैं। मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा, मैंने तो कहा अयाज सादक साहब को भी मिला है। अयाज सादक साहब को मैं बता रहा हूँ कि उनको भी मिला है, मैं तो नहीं डिफेंड कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ अगर है तो उन पर केस क्यों नहीं बना रहे? तो ऑन साहब अगर आपके पास है आप लोग केस बनवाएं। जो जहाँ तक शहबाज गिल साहब की बात है कि उनके पास है, उन्होंने जब फ़ोन्स गए होंगे शहबाज गिल साहब ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखे। मैडम ये फरमाइएगा कि अब तक मुसलसल जब से रजीम चेंज हुई है, या तो वो इनडायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर बात कर रही है करप्शन के हवाले से, या कभी ऑडियोज की बात हो जाती है, कभी वीडियोस की बात हो जाती है, कोई कंसोलिडेट करप्शन का एविडेंस या मुकदमा क्यों नहीं कर पा रही, और ये ऑडियो और वीडियोस का सहारा क्यों लेती है? उनके पास एविडेंस ही नहीं है। जैसे फवाद ने भी अभी कहा, जब कोई एविडेंस नहीं है तो कभी झूठा कुछ स्टेटमेंट देते हैं। उनका एविडेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशंस लगाने तक है। आप अंदाज़ा करें, मुल्क पे लोड शेडिंग, मुल्क में कीमतों चढ़ती जा रही हैं और 3 मिनिस्टर बैठ के एक ऑडियो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आए खुदा के वास्ते कौम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये नाअहल है। बट मेरा एक और थियरी भी है, सिर्फ नाअहल नहीं है, असल में ये मुल्क को डुबो रहे हैं जान के, ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो, पॉलिटिकल बहरान हो, ताकि वो अमेरिका के सामने घुटने टेकें। असल इनका मकसद ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूरा साजिश का हिस्सा है। और एक सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, ये जो पर्सनलाइज्ड आपने कर दी है ना ऑडियोज़ और वीडियोज़ और ये करना, इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। सोसाइटी जो है वो मज़ीद डिवाइड होगी, लोग और नीचे जाएंगे। सो हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, इश्यूज़ के ऊपर रहना चाहिए। तो जब आपने इमरान खान साहब ने जब से ये चली आई है या पीटीआई चली गई है, मुसलसल ये न्यूट्रलिटी का जिक्र करते रहे कि न्यूट्रल साहब नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद कन्विंस नहीं कर पाते। क्या ये पीटीआई की पॉलिसीज में कोई खामी है या उनको ट्रस्ट नहीं है कि यार पीटीआई वाले ये सही नहीं है? दूसरी बात, साइफर पर कमीशन बनाने की बात की, प्रेसिडेंट साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि आप बनाएं। अगर आप समझते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में एक हद तक नहीं बना दी तो आप रुजू करेंगे कमीशन? तो ये हम, अगर आपको याद हो, सबसे पहले तो इमरान खान ने लिखा था बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, कैबिनेट ने कहा था कि साइफ़र के ऊपर कमीशन बनाना चाहिए, फिर सदर साहब ने लिखा, फिर स्पीकर साहब ने लिखा। अब सवाल ये तो चीफ जस्टिस साहब से हम बारहा ये बात पूछ रहे हैं कि जब इतने अहम ओहदों पे लोगों ने आपको कमीशन बनाने की इस्तदा की है तो आप कम से कम उसका जवाब ही दे दें कि आप क्यों नहीं बना रहे, ताकि लोगों को पता तो हो कि आखिर वजह क्या है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें हैं वो यही हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे मामले की, जो गलत है उसका सामने आए, जो सही है वो सामने आए। तो सर आपने अंसार अब्बास साहब के जिस आर्टिकल का जिक्र किया है उसका खुलासा तो ये है कि जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि न्यूट्रल रहें, और आपने इसको खुशाइन करार दिया, यानी सियासत में जो मुदाखलत न करें।
आपने इसको खुशाइन करार दिया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान जो है वो तो न्यूट्रल को जानवर समझते हैं। Context- और वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल रहने की तो इजाजत ही नहीं है। हम आपकी बात didn't माने use the या word इमरान खान neutral. की बात माने। कॉन्टेक्स्ट है ना, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई भी, अगर आप उसका सियाको सबाक बदल देंगे तो मानी चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर एक फ़ौजी है जो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ इलेक्शन करवा रहा है। अब उसका फ़र्ज़ है कि वो किसी पार्टी का वहाँ पे साथ ना दे, लेकिन उसने अपना वोट डालना है किसी को, अपना वोट वो अपनी मर्ज़ी से देगा। सो एक जगह पे उसने न्यूट्रल होना है, दूसरी जगह के ऊपर उसका न्यूट्रल नहीं होना। सो इसी तरह से वज़ीर, जब भी इमरान खान बात करते हैं वे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट को बदल के आप फिर जंग बन जाएं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, ये तेईस केवल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटे के बाद आपके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो आज भी आप कह रहे हैं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन इस तरह के काम करते रहे हैं माजी में, तो क्या नताइज इसके भुगतने के हवाले से आपको पता है कि क्या नताइज होते हैं? देखिए, हम तो अयाज सच अयाज अमीर का देख लें, फिर वो फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं। हाँ, उसको क्या कहते अरशद शरीफ को आई हुई हैं, जो यानी कि क्रिटिसाइज़ करे हुकूमत को या इदारों पे सवालात उठे, और ये हमारा जमहूरी हक है सवाल उठाना। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल उठाए थे, किसी पे एक्यूजेशन नहीं लगाई थी। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी, ये तो जमहूरियत नहीं। या फिर आप डिक्लेयर कर दें सिविलियन मार्शल लॉ या मिलिट्री मार्शल लॉ, या आपके फैशिज्म की तरफ जब आपने जाना ही है और मुल्क को एक फैशिस्ट इन्वायरमेंट में रखना है, तो फिर जमहूरियत को नाम ना लें, जमहूरियत को बदनाम ना करें। ये अयाज सादक साहब की जो अलॉटमेंट लेटर्स है, ये मैं सारे आपको दे रहा हूँ आपकी तवज्जो के लिए।